डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि हमारा जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ गया, ठीक है, तो वोट प्रतिशत तो आपका बढ़ गया, चलिए मान लेते हैं, फिर आप ये क्यों कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है? दोनों चीजों में एक ही चीज बताओ ना, या तो ईवीएम और या तो वोट प्रतिशत, ये कैसे? देखिए पूरा देश देख रहा है जिस तरह से बालाघाट में ईवीएम के पहले बैलेट जो बॉक्स था उसको जिस तरह से मैनिपुलेट करने का प्रयास हुआ, जिस तरह से चुनाव आयोग को लगातार हम लोगों ने प्रयास किया और लगातार वहां पे जाकर के रिप्रेजेंटेशन दिया, एक पर कार्रवाई नहीं होती। तेलंगाना में क्या हुआ? तेलंगाना में चूंकि भाजपा है नहीं वहां और करती तो एक्सपोज हो जाए। तो फिर सवाल आया कर्नाटक में क्या हुआ? बीजेपी तो थी वहां पे, अब क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हिमाचल में क्या हुआ? वहां तो थी बीजेपी, फिर क्या हुआ? ये आप भी राजकोट और सब जगह घूमे थे, मध्य गुजरात में 56 कंस्टिट्यूएंसी हम सभी साथियों ने घूमी थी। गांव-गांव में अचानक आम आदमी पार्टी को 13% वोट आ जाता है और मोदी जी को 50% प्लस हो जाता है और वही जनता हिमाचल में हरा देती है। ये कैसा खेला है? ये खेला नहीं है बाबूजी, ये जनता का लोकतंत्र है। नहीं समझ में आएगा, नहीं आएगा। आप 13% के काबिल नहीं हैं, आप 13% के काबिल नहीं हैं। उसी के बाद आप नहीं, आपने नहीं कहा, मैंने ये कहा, मैंने कहा आप 13% के कैसे आ गए? 13% आपके, आप तो 4-5% लायक हैं, तो 13% कैसे आ गए आपके? और उसी के बाद आप राष्ट्रीय पार्टी बन गए। कांग्रेस का है ये प्रश्न है आपसे कि 13% कैसे आ गए आपके? देखिए जनतंत्र में जनता मालिक होती है, ये नेता मालिक नहीं होते। तो ये बात समझाइए ना। देखिए जनता तय करती है और आज भी प्रधानमंत्री जी देखिए 2014 में इनकी सरकार बनी, 9 साल सरकार चलाने के बाद भी आज भी सारा जीत का मूल मंत्र दे रहे हैं। कभी युवाओं को नौकरी देने का मंत्र कब देंगे? महिला सुरक्षा का मंत्र कब देंगे? किसान इनका मुंह ताक रहे हैं, उनकी फसल की आय का मंत्र कब देंगे? हमारे सैनिक मुंह ताक रहे हैं, हमारे देखिए जो बेरोजगार लोग हैं वो मुंह ताक रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 9 साल सरकार चलाने के बाद आज भी जोड़ तोड़ की सरकार बनाने के लिए पूरे 9 साल निकाल दिए कि सरकार कैसे बनाएं, लेकिन एक दिन ये नहीं बताया कि 140 करोड़ लोग जो इन्होंने वादे किए थे उस वादे को पूरा कैसे करेंगे। जी जी जी, मैं आया, तुम्हें बहुत परेशानी होती है ना? और तुम तो सुनो, चुपचाप खड़े रहो ना, बेकार वाली बात मत करो। मैं तुमसे 5 बार मना कर चुका कि थोड़ा सीरियसली खड़े रहो। आज अपने भाई अजय उपाध्याय जी का राजयोग खोलने की मैं कुंजी दे रही हूँ। अजय भैया एक काम करिए, सुनिए ना, एक काम करिए, आप ईवीएम की मशीन लेके जाइए चुनाव आयोग में और हैक करके दिखा दीजिए ना, वाहवाही हो जाए आपकी, ना देश में कहे कि भैया अजय जी से जैसा कोई वो नहीं निकला, पर एक मशीन। वो एक बार कोई पेचकस के लेके गया था। चुनौती देता हूं, चुनाव आयोग एक ईवीएम सार्वजनिक पटल पर वो उपलब्ध कराए, नहीं कराती है। आप कैसी बात, इलेक्शन, अरे कैसी अपनी भाई आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कहिए कि ईवीएम का जो सिस्टम है सार्वजनिक। मुझे ये बताइए कि हरियाणा में, कर्नाटक में, तो आप एक काम करिए, आप यहाँ से ऐलान करिए, कि कर्नाटक में इस्तीफा दिलवाइए, कर्नाटक में। आप, मैं बता रहा हूं, इनका जवाब दे रहा हूं भैया, सुनिए। झारखंड के टपरी पे बैठकर चाय को फेंक कर भैया जी सही कहीं जब कोई बुजुर्ग देखता है ना और ये बहस जब सुनता है, कहता हटो ये पागल बोल रहा है, हमें मूर्ख समझ रहा है, ये जनता का भाव है, हंसती है जब ईवीएम पे सवाल खड़ा करते हैं, कहते बेवकूफ की फौज इसी तरह हारेगी जब ऐसी ये बात करेंगे। और एक बात मैं आपको स्पष्ट करता हूं प्रतीक भैया, हर क्लास में एक रोंदू बच्चा होता है, जब उसे मार्क्स कम आते हैं ना, मैं पढ़ाई में कमजोर, अरे भैया आपने वर्कआउट नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, जनता के विश्वास पे खड़ा नहीं उतरे तो रोना ईवीएम का। मैडम को कुछ कहना है? कहाँ से आना हुआ? मैं यहीं से रहती, क्या काम करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करते, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है? पहले बैठ जाओ सारे लोग वहां पे, बैठो वहां पे, गार्ड साहब उधर बैठो किनारे, ये पे कोई वो कंपनी गार्डन नहीं है, बैठ जाओ वहां पे। जी बोलिए, नाम आपका मैं जानना चाहता हूँ। मेरा नाम शगुफा है। शगुफा, बोलिए। सर मुझे
मैं एक युवा हूँ और मुझे जॉब चाहिए। जॉब अब अच्छा, जो जॉब कर रही है उसमें संतुष्ट नहीं है? नहीं सर, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो जॉब लेस हो चुके हैं आज के टाइम पे। वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया है, हर जगह पे करप्शन है। मतलब सवाल ये है कि आपका कि मैं जो जॉब कर रही हूँ उसमें संतुष्ट नहीं हूँ, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्या आपने कौन सी पढ़ाई करी? मैं कॉमर्स में। जॉब्स को लेकर इनका एक सवाल है, मूलभूत सवाल है। जी नीति जी। तेलंगाना की आपको बधाई हो, आप वहाँ पे विजय हुए हैं और रेड्डी साहब ने वहाँ पे संविधानिक पद पे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने हैं। माता जी सोनिया जी, बेटे जी राहुल जी और पुत्री जी प्रियंका जी वहाँ पे बोल सकती हैं क्या कि आप एक संविधानिक पद पे बने? कैसे आपने बिहार के डीएनए को कम आंका? आप भी बिहार से हैं मेरे भैया, ये भी बिहार से हैं। और कैसे तेलंगाना का डीएनए 6, आज आप जातिवाद से करते करते डीएनए पे आ गए, क्षेत्रवाद पे आ गए। कितना बांटेंगे भारत को? और आपका जहाज डूब चुका है। करोड़ों नहीं, अरबों में भारी, अरबों में भारी। जी ये सारे भाजपा के लोग जो ज्ञान दे रहे हैं, यही नीतीश कुमार जी जब वहां बिहार में इनसे अलग हुए थे तो यही लोग डीएनए पर बिहारियों के प्रश्न लगाने वाले थे। इनको शर्म नहीं आती है। दूसरी बात, हमारे जो साथी कह रहे हैं नौजवान यहाँ रोजगार की तलाश में है। इस देश में महंगाई से लोग जो है कमर टूटी हुई है। गैस सिलेंडर, खाने का तेल, पकाने का तेल, चलने का तेल, जनता का तेल, उसके बाद आपको ईवीएम से, मशीन से मतलब ये कि गाली हम अपने पिताजी से सुन सकते हैं, गाली अपने बड़े भाई से सुन सकते हैं, लेकिन गाली पड़ोसी से नहीं सुनेंगे। यही तो तर्क हुआ कि भाई नीतीश जी गाली दे तो ठीक, लेकिन अगर कांग्रेस का कोई आदमी देता तो गाली ठीक है। गाली ठीक है ना? ठीक है ना? आप यही कह रहे हैं ना? यू आर सजेस्टिंग दिस। ये रेवंत जी ने जो भी बात कही है, यदि वो बिहारियों को सुन लीजिए, यदि वो बिहारियों को गाली देंगे तो पहला व्यक्ति हूं मैं जो उनको गाली देने की स्थिति में हो सकता हूं। लेकिन डीएनए पर प्रश्न लगाया भाजपा के हजारों लोगों ने, और नीतीश जी बार बार कहते थे कि बिहारियों का डीएनए सर्वोत्तम है, वो कभी ऊपर और नीचे नहीं। और बिहारियों का डीएनए इस देश का डीएनए, यहाँ कोई बिहारी नहीं, कोई। मैं आ गया जी जनाब। सर मेरे को पूछना था कि जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं, कोई भी सरकार आए तो मेरे को ये पूछना है कि सरकार का क्या रोड मैप है कि युवाओं को नौकरी मिलेगी, कैसे मिलेगी युवाओं को नौकरी? युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी, इसका रोड मैप क्या है? अरे डॉक्टर जी आराम से। जैन साहब गुप्ता जी, जैन साहब गुप्ता जी, कोई कविता लाए हैं? कोई कविता लाए हैं तो बस आराम से, वहीं पे आराम से लो जी, आराम से जी जनाब। प्रतीक भाई, तुम्हारे जब्र में और हमारे सब्र में एक जंग जारी है। तुम्हारे जब्र में हमारे, जैन साहब या तो आप चले जाइए, मुझे मालूम है वो कितने, उनका डीएनए मालूम है मुझे, और मुझे मालूम है आपका भी डीएनए है, तो चुपचाप दोनों लोग। तुम्हारे जब्र में हमारे सब्र में एक जंग जारी है, ये तो मुस्तकबिल ही बताएगा कि पलरा किसका।